नमस्कार। रात के 10 बज रहे हैं। आ गया है 24 घंटे 24 रिपोर्टर। अगले आधे घंटे में देश दुनिया की हर बड़ी और दिलचस्प खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले 4 बड़ी खबरों पर नजर। किशोर बताएंगे मोदी सरकार के लिए बड़ी राहत। देश में एक टैक्स वाले जीएसटी बिल पास होने की उम्मीद बढ़ी। कांग्रेस को छोड़कर ज्यादातर दलों की सहमति। मनीष शर्मा बताएंगे राहुल का प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला। कहा 6 महीने में मोदी की 56 इंच की छाती 5.6 इंच की हो जाएगी। मोदी ने जम्मू में दामादवाद पर साधा निशाना। प्रतिमा मिश्रा बताएंगी दिल्ली में 11वीं की छात्रा को दर्जनों बार चाकुओं से मारा गया। पड़ोसी 2 लड़कों और उसकी मां पर आरोप। लड़की ने पड़ोसियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। और गौरव श्रीवास्तव बताएंगे दिल्ली, लखनऊ और पटना में ईद का चांद दिखा। देश भर में कल मनाई जाएगी ईद। बाजारों में रौनक। प्रधानमंत्री मोदी ने दी देश को ईद की बधाई। आगे देखिए सबसे बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली सरकार में डेप्यूटी कमिश्नर इंडस्ट्री के पद पर तैनात आरएस तोमर को सीबीआई ने 10 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। तोमर दिल्ली सरकार के फर्म और सोसाइटीज विभाग के रजिस्ट्रार भी हैं। आरोप है कि उन्होंने एक सोसाइटी को प्रमाण पत्र देने के बदले 1 करोड़ रुपए की घूस मांगी थी और 10 लाख रुपए की पहली किस्त लेते हुए पकड़े गए। सीबीआई ने आरएस तोमर के घर और दफ्तर पर भी छापा मारा है। तोमर के घर से 5 लाख रुपए नकद बरामद होने की खबर है। तोमर की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। तीन बातें उन्होंने कही थी कि हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं वो बहुत चरित्रवान हैं, वो बहुत ईमानदार हैं और सबके सर्टिफिकेट हमने जांच लिए। हमारे जो आंतरिक लोकपाल हैं उन्होंने उसकी पूरी जांच पड़ताल कर ली है। तो इसका मतलब जो उन्होंने कहा था ऑन रिकॉर्ड, वो उस समय झूठ बोला था। झूठ बोलना और पलटना ये उनकी आदत में है। तरह तरह के वायदे करना, ये दिखाना मेरे से बड़ा ईमानदार कोई नहीं है। और हम सबसे स्वच्छ प्रशासन देंगे, टैक्स नहीं होगा वहाँ और सबको साधन मिलेंगे। जब सरकार में आ गए तो ये सबसे बड़े डिक्टेटर बन गए। इसी खबर पर एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, ये बताइए आरएस तोमर की गिरफ्तारी कैसे हुई? नया सीबीआई को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आरएस तोमर एक सोसाइटी को दर्ज करने के बदले 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं, जबकि ये सोसाइटी साल 1978 में दर्ज थी। लेकिन इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट और तमाम दूसरे लोगों को इसमें नॉमिनेशन किया जाना था, जिसके बाद इस सोसाइटी को जमीन वगैरह मिलती। लेकिन आरएस तोमर का कहना था कि वो 1 करोड़ रुपए लिए बिना इस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। लिहाजा इस सोसाइटी के संभवतः इस सोसाइटी के लोगों ने सीबीआई को इस बात की सूचना दी और सीबीआई ने जाल बिछाकर 10 लाख रुपए की पहली किस्त लेते हुए तोमर को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीबीआई अब इस बात की भी जांच कर रही है कि इस खेल में और कौन कौन शामिल था। क्या तोमर के अलावा कुछ और अधिकारी या दिल्ली के राजनेता? बिल्कुल ओम प्रकाश, और आप जैसा कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार के इस बड़े अफसर की गिरफ्तारी के बाद अब पूरे मामले पर और ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करेगी सीबीआई। राहुल गांधी का मोदी पर जोरदार हमला। कहा 6 महीने में मोदी की 56 इंच की छाती हो जाएगी 5.5 इंच की। मोदी के पुराने डायलॉग पर भी निशाना। राजस्थान दौरे के दूसरे और आखिरी दिन जयपुर में राहुल गांधी ने कहा मोदी सरकार किसानों की जमीन लेने के लिए 3 बार अध्यादेश ला चुकी है, लेकिन हम किसानों की 1 इंच जमीन भी नहीं लेने देंगे। दम नहीं है, पार्लियामेंट में पास नहीं होने देंगे हम, देख लेना। 1 इंच जमीन नहीं जाएगी। 56 इंच की छाती 5.6 इंच छाती हो जाएगी 6 महीने में। राहुल गांधी ने राजस्थान की वसुंधरा सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि ये बीजेपी और वसुंधरा राजे की नहीं, ललित मोदी की सरकार है। राहुल गांधी ने बीजेपी शासित राज्यों में लग रहे घोटालों के आरोपों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले की सरकार है, छत्तीसगढ़ में धान घोटाले की सरकार है और महाराष्ट्र में मुंडे की सरकार है। जम्मू कश्मीर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुण जेटली के ससुर गिरधारी लाल डोगरा के बहाने इशारों में परिवारवाद और दामादवाद की राजनीति पर निशाना साधा। जम्मू यूनिवर्सिटी में गिरधारी लाल डोगरा के जन्म शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि डोगरा जी को लोगों की सही परख थी। गिरधारी लाल डोगरा वित्त मंत्री अरुण जेटली के ससुर थे।
मोदी ने कहा कि राजनीतिक विचारधारा अलग होते हुए भी उन्होंने अरुण जेटली को अपना दामाद बनाया, लेकिन कभी कोई राजनीतिक फायदा नहीं पहुंचाया। मौका पाकर उन्होंने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर भी निशाना साधा। और आज तो हम जानते हैं दामादों के कारण क्या क्या बातें होती है। सार्वजनिक जीवन में एक अहम आवश्यकता है आज देश में, हम हमारी विरासत को बंटने न दें। पेशे से वकील गिरधारी लाल डोगरा कांग्रेस के नेता थे और जम्मू कश्मीर सरकार में करीब 25 साल तक मंत्री रहे। 1987 में उनका निधन हो गया। मोदी सरकार के लिए बड़ी राहत की खबर है। संसद से एक टैक्स वाले जीएसटी बिल पास होने की उम्मीद बढ़ गई है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल के संसद में पारित होने के आसार बढ़ गए हैं। बिल की समीक्षा कर रही राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी में कांग्रेस को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों ने बिल का समर्थन किया है। सिलेक्ट कमेटी में इस बात पर सहमति बन गई है कि जीएसटी की वजह से राज्य सरकारों को होने वाले नुकसान की 100% भरपाई पहले 5 साल तक केंद्र सरकार करेगी। बिल में पहले 3 साल तक 100% और उसके बाद 2 साल तक 50% मुआवजे का ही प्रावधान है। सूत्रों के मुताबिक चूंकि राज्य सरकारों के ज्यादातर सुझाव मान लिए गए हैं, इसलिए टीएमसी, जेडीयू, एसपी, डीएमके, अन्ना डीएमके, बीजेडी समेत सभी पार्टियां अब बिल से संतुष्ट हैं और समर्थन कर रही हैं। बाकी पार्टियां तो मान गई हैं, लेकिन कांग्रेस को अब भी जीएसटी बिल के कुछ प्रावधानों पर ऐतराज है। इसलिए कमेटी में शामिल उसके सदस्यों ने नोट ऑफ डिसेंट यानी असहमति पत्र दिया है। सूत्रों का कहना है कि कमेटी की आखिरी बैठक 20 जुलाई को होनी है और इससे पहले कांग्रेस को मनाने की कोशिश हो रही है। केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह नहीं चुका रहे हैं हरियाणा विधानसभा से लिया गया 24 लाख का लोन। वीरेंद्र सिंह को विधानसभा ने डिफॉल्टर घोषित किया। एक आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि कांग्रेस के विधायक रहते हुए चौधरी वीरेंद्र सिंह ने हरियाणा विधानसभा के जरिए सस्ता लोन लिया था। उन पर होम लोन के 15,33,000 रुपए और कार लोन के 8,90,000 रुपए बकाया हैं, जिसे वो नहीं चुका रहे। एमएलए नहीं रहे, एमपी बन के चले गए दिल्ली, तो उनको चाहिए था कि जो पेंशन मिलनी शुरू थी उसमें काटते, उन्होंने काटा नहीं। अब हम करोड़पति तो है नहीं ये 25 लाख की पेमेंट एक दिन में कर देंगे, ठीक है, करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। पिछले साल एक रैली में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपनी अमीरी का बखान करते हुए कहा था कि वो 8 लाख की घड़ी पहनते हैं और 48,000 के जूते। लेकिन ताजा खुलासा उनकी एक अलग कहानी ही बयां कर रहा है। आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग के प्रमुख श्री श्री रविशंकर को जान का खतरा। तहरीके तालिबान ने दी हमले की धमकी। आर्ट ऑफ लिविंग के मुख्यालय में तहरीके तालिबान ने 2 चिट्ठी भेजी, जिसमें रविशंकर पर आतंकी हमले की धमकी दी गई है और इस बात पर नाराजगी जताई गई है कि आर्ट ऑफ लिविंग संस्था का ब्रांच पाकिस्तान में क्यों खोला गया है। साथ ही रविशंकर को इस बात की धमकी दी गई है कि अगर आर्ट ऑफ लिविंग अपने गतिविधियों को बंद नहीं करता है तो ऐसे में उनका सिर कलम कर दिया जाएगा। उसके बाद दोनों चिट्ठियों को गृह मंत्रालय के पास भेजा गया और उसके बाद समीक्षा के बाद तत्काल गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि श्री श्री रविशंकर जहां भी जाए वहां उनको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। गृह मंत्रालय के अधिकारियों का ये भी कहना है कि लगातार खुफिया एजेंसियां श्री श्री रविशंकर के खतरे का आकलन करती रहेंगी। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में एक लड़की की चाकू गोदकर हत्या, पड़ोस में रहने वाले 2 भाइयों और उनकी मां पर आरोप। ये खौफनाक वारदात सेंट्रल दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके की है। प्रत्यक्षदर्शी महिला के मुताबिक पड़ोस में रहने वाली सनी, उसके भाई ईलू और उनकी मां ने लड़की को मिलकर मारा। 2 साल पहले साल 2013 में मृतक लड़की ने सनी पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि उसी का बदला लेने के लिए लड़की की जान ले ली गई। सनी ने पहले उसके बाल पकड़े लड़की के, फिर वो ईलू ने और सन्नी ने और उसकी मम्मी ने शशि ने उनको पकड़ करके मारा, खूब लात घूंसों से मारा। वो लड़की छुड़ा करके किसी तरीके से छुड़ाया मैंने, तो वो पड़ोसी के घर में जा करके वो दुबक गई। तो फिर वहाँ से भी ना उसके बाल पकड़ करके खींच करके ले आए। फिर इन्होंने दोनों भाइयों ने चाकू मारे और उसकी मम्मी ने उसके हाथ पकड़ रखे। पुलिस इस मामले की जांच करने में जुटी हुई है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस जांच करने में लापरवाही बरत रही है। और दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में जिस लड़की की चाकू मारकर हत्या की गई, उस पूरी घटना पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है और कहा है कि दिल्ली पुलिस हमारे पास नहीं है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने इस घटना को लेकर ट्वीट किया है और कहा है कि दिल्ली पुलिस प्रधानमंत्री के अधीन है, दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है। आपको बता दें, दिल्ली के आनंद पर्वत में एक लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और उसी मामले पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली पुलिस हमारे पास नहीं है। एबीपी न्यूज संवाददाता सरोज सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। सरोज, अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट क्या खुद को, दिल्ली सरकार को इस पूरी घटना से अलग करने की कोशिश? देखिए, ये साफ बताने की कोशिश है कि कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो कि सीधे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उस पर वो अपना एक कब्जा जमाना चाहते हैं और इसलिए वो चाहते हैं बार बार मोदी की पुलिस कहकर कि भाई इसमें हमारा कोई भी दोष नहीं है, कोई रोल नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं आता। और देखिए, अगर केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है तो दिल्ली की हालत कैसी है, वहाँ कानून व्यवस्था क्या है। इस ट्वीट के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी की पुलिस, जो कि अक्सर जितनी भी घटनाएं यहाँ पर होती आई हैं, हमेशा आम आदमी पार्टी या फिर दिल्ली सरकार की बात करें तो वो इसी तरह से संबोधित करते हैं। मोदी की पुलिस, वो गृह मंत्रालय या बाकी और कहीं का नाम नहीं लेते। उन्हें कुछ समय थोड़ा सा बिताना चाहिए ताकि हर हफ्ते एक रिव्यू कर सके। तो निश्चित तौर पर पल्ला झाड़ने की कोशिश है और साथ ही कोशिश ये भी है कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के अंतर्गत इसके अधीन लाया जाए, तभी ये जी। और सरोज, जैसे आप बता रही हैं कि एक बार फिर से इसी तरह का बयान दिया अरविंद केजरीवाल ने, लड़की की हत्या के मुद्दे पर ट्वीट करके कहा है कि दिल्ली पुलिस हमारे पास नहीं है। दिल्ली के नजफगढ़ में आम आदमी पार्टी के विधायक कैलाश गहलोत के दफ्तर पर फायरिंग, बदमाश फरार, आपने दहशत फैलाने की कोशिश बताया। आम आदमी पार्टी के विधायक कैलाश गहलोत के दफ्तर के बाहर बीती रात 1 बजे बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। विधायक के दफ्तर पर फायरिंग के निशान साफ देखे जा सकते हैं। घटना के वक्त विधायक दफ्तर में मौजूद नहीं थे। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने कहा कि मोदी सरकार के अधीन काम करने वाली दिल्ली पुलिस के राज में विधायक तक सुरक्षित नहीं है। दिलीप पांडे ने इन खबरों को गलत बताया कि आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों पर चल रहे मुकदमों का ब्यौरा और उनके बारे में सफाई मांगी है। व्यापम घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने नम्रता दामोर की मौत के मामले में दर्ज किया हत्या का केस। घोटाले से जुड़े 2 और मुकदमे भी दर्ज किए गए। सीबीआई ने नम्रता दामोर की जिस संदिग्ध मौत को हत्या मानते हुए केस दर्ज किया है, उसे मध्य प्रदेश पुलिस ने खुदकुशी बताकर फाइल बंद कर दी थी। व्यापम घोटाले की जांच के दौरान ये पहला मामला है जिसमें सीबीआई ने हत्या का केस दर्ज किया है। नम्रता दामोर का शव जनवरी 2012 में उज्जैन के रेलवे ट्रैक पर मिला था। पत्रकार अक्षय सिंह की मौत भी इसी मामले की रिपोर्टिंग के दौरान हुई थी। सीबीआई जानना चाहती है कि नम्रता का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर किसी दबाव में तो नहीं थे। इसके लिए सीबीआई पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों और उनकी रिपोर्ट पर सवाल उठाने वाले विशेषज्ञ दोनों से पूछताछ करेगी। सीबीआई ने साल 2010 में व्यापम के प्री मेडिकल टेस्ट में हुई गड़बड़ियों के मामले में 2 और मुकदमे भी दर्ज किए हैं, जिनमें 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है। व्यापम घोटाले की जांच के दौरान सीबीआई अब तक 8 मुकदमे दर्ज कर चुकी है। जल्द ही कुछ और नए मुकदमे दर्ज होने की संभावना है। किसान चैनल का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए सरकार ने अमिताभ बच्चन से किया 6 करोड़ से ज्यादा का करार। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की खबर। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के बदले सरकार ने 6 करोड़ 31 लाख का भुगतान किया है। जिस चैनल का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए अमिताभ बच्चन को 6 करोड़ 31 लाख रुपए दिए गए हैं, उस चैनल का पूरा बजट ही 45 करोड़ का है। अखबार के मुताबिक अमिताभ बच्चन के साथ जो करार हुआ है, उसके तहत अमिताभ को किसान चैनल के टेलीविजन, अखबार और इंटरनेट पर 1 साल तक चलाए जाने वाले प्रमोशन कैंपेन के लिए सिर्फ 1 दिन शूट करना है। किसान चैनल का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई को किया था। हालांकि किसान चैनल के सीईओ रंजन मुखर्जी ने कहा है कि उन्होंने प्रचार की जिम्मेदारी लिंटास कंपनी को दी थी और लिंटास ने ही अमिताभ को साइन किया था। अमिताभ सुपरस्टार हैं, इसमें गलत क्या है? आगे अगली खबर में देखेंगे। देश में कल मनाई जाएगी ईद। देश में शनिवार को मनाई जाएगी ईद। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम ने किया ऐलान। पहले गुवाहाटी, फिर पटना और उसके बाद लखनऊ में चांद नजर आया तो दिल्ली के जामा मस्जिद में ईद के ऐलान में देरी नहीं की। मरकजी रोहितलाल कमेटी की तरफ से जो आज मीटिंग हुई, उन्होंने इन तमाम शहरों में राब्ता कायम करने के बाद ये तय किया कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ और शहरों में भी ईद उल फितर कल 18 जुलाई यानी हफ्ते के रोज मनाई जाएगी। प्यार और भाईचारे के इस त्योहार के लिए देश भर के बाजारों में जबरदस्त रौनक है और लोग
जमकर खरीदारी कर रहे हैं। सुबह की नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलने के साथ ही ईद का त्यौहार शुरू हो जाएगा। रमज़ान के 17 जुलाई को शव्वाल के चांद होने की तस्दीक हो गई है, इसलिए इंशाअल्लाह ईद उल फित्र का त्यौहार कल 18 जुलाई को पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में मनाया जाएगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। पीएम मोदी ने जम्मू दौरे के दौरान ही देश को ईद की शुभकामनाएं दी थीं। मेरी तरफ से ईद के पावन पर्व के लिए सभी इस परंपरा को मानने वाले महानुभावों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। दिल्ली सरकार ने आशीष खेतान को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने की खबर का किया खंडन। कहा खेतान को सिर्फ मंत्रियों जैसी सुविधाएं मिलेंगी। दिल्ली डायलॉग कमीशन के उपाध्यक्ष आशीष खेतान को कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं दिया गया है। उन्हें सिर्फ काम के बदले मेहनताना और खाने पीने और सफर का खर्च दिया जाएगा, ताकि वो दिल्ली डायलॉग कमीशन को अपना पूरा वक्त दे पाएं। दिल्ली डायलॉग कमीशन के वाइस चेयरमैन के पद को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का फैसला लिया गया, लेकिन अभी कैबिनेट ने ये तय किया है कि वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा होगा। आशीष खेतान दिल्ली डायलॉग कमीशन के उपाध्यक्ष के तौर पर पार्टी के चुनावी वादों का पूरा काम देख रहे हैं। आशीष को अरविंद केजरीवाल का बेहद करीबी माना जाता है। श्रीनगर में फिर लहराए आईएस और पाकिस्तान के झंडे, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक बार फिर आईएस और पाकिस्तान के झंडे लहराए हैं। जुम्मे के दिन अलविदा की नमाज पढ़ने के बाद सड़क पर उतरकर प्रदर्शनकारियों ने खूब हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की। जवाब में पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पिछले कुछ महीनों के दौरान जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ साथ आईएस के झंडे फहराए जाने की कई घटनाएं हुई है, जो गंभीर चिंता की बात है। भारत ने टी20 मैच में भी जिम्बाब्वे को चित कर दिया है। पहला टी20 मैच टीम इंडिया ने 54 रन से जीता। हरारे के मैदान पर खेले गए टी20 मैच में भारत को आसान जीत मिली। 179 रन के लक्ष्य के सामने जिम्बाब्वे 20 ओवर में 7 विकेट पर 124 रन ही बना पाया। भारत ने पहले खेलकर 20 ओवर में 5 विकेट पर 178 रन बनाए। रॉबिन उथप्पा ने नाबाद 39, मुरली विजय ने 34, कप्तान अंजिक्य रहाणे ने 33 रन बनाए। जिम्बाब्वे की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन स्पिनरों ने आते ही उन पर लगाम लगा दी। अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट झटके। हरभजन सिंह ने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट लिए। अक्षर पटेल को शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। दूसरा टी20 मैच रविवार को खेला जाएगा। भारत इससे पहले वनडे सीरीज में जिम्बाब्वे को 3-0 से हरा चुका है। आईपीएल सट्टेबाजी कांड पर बोले राहुल द्रविड़। कहा कि टीम के मालिक या शेयर होल्डर कोई गलती करे तो इसे खिलाड़ी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। चेन्नई में राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनके सामने आईपीएल सट्टेबाजी के केस के भी सवाल उठे। राहुल ने कहा कि मालिक की गलती को खिलाड़ियों से नहीं जोड़ना चाहिए। शेयर होल्डर्स और ओनर्स कैन मेक अ मिस्टेक and whether it should be linked to each and every coach or each and every mentor or each and every player for that matter who's doing a professional job in his team, it's for you to decide and it's for other people to decide. राजस्थान और चेन्नई के बैन पर द्रविड़ ने कहा कि बड़े खिलाड़ियों को तो कोई भी ले लेगा, लेकिन नुकसान छोटे खिलाड़ियों का होगा। 2013 में जब आईपीएल में सट्टेबाजी का केस सामने आया था तो द्रविड़ राजस्थान टीम के कप्तान थे। वो इस वक्त भारत की अंडर 19 टीम के कोच है। आईपीएल में सट्टेबाजी केस में राजस्थान और चेन्नई टीम पर 2-2 साल का बैन लगा है, जबकि मयप्पन और राज कुंद्रा पर आजीवन पाबंदी लगाई गई है। प्रो कबड्डी लीग के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रगान गाते दिखेंगे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। कल से शुरू हो रही है प्रो कबड्डी लीग। 72 साल के अमिताभ बच्चन ने प्रो कबड्डी लीग के दूसरे सीजन का थीम सॉन्ग तो गाया ही, अब वो उद्घाटन समारोह में राष्ट्रगान भी गाएंगे। ये गाना पहले गेम से पहले लाइव गाया जाएगा। अमिताभ ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि उन्हें राष्ट्रगान गाते वक्त राष्ट्र गर्व का एहसास होता है। अमिताभ के बेटे अभिषेक बच्चन जयपुर पिंक पैंथर्स टीम के मालिक है। पहले सीजन में जयपुर की टीम ही विजेता रही थी। सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने पहुंचे दर्शकों ने फिल्म को कितने स्टार दिए, आइए देखते हैं। बहुत अच्छी मूवी है। 5 आउट ऑफ 5 5 में से 5 और सब रिकॉर्ड तोड़ डालेगी।
शुरुआत में फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा बोरिंग थी, कॉमेडी सीन्स कम थे, लेकिन ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है यहाँ सलमान खान ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिखाया है। कितना स्टार देना चाहते बहुत अच्छा बजरंगबली। स्टार में से कितना स्टार देना सलमान खान दर्शकों ने सलमान के साथ मुन्नी का किरदार निभाने वाली हर्षिली मल्होत्रा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग की जमकर तारीफ की।